को आके हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश से विड्रॉल किया जा रहा है। एफपीआई या एफडीआई या फिर एफआईआई, ये क्या मतलब है इन तीनों? कोई बाहर के देश ने अगर 100 रुपए हमारे ऊपर लगाया है तो हम भी तो बाहर के देशों में 80 रुपए लगा रहे हैं, तो एक्चुअल में तो हमें 20 रुपए ही हमारे देश में आया। बिलियन डॉलर आपने खुद बाहर लगाया भी है, समझ रहे हैं? तो हमारा ऑलरेडी बेस बहुत कमजोर था। अब वो बेस को कमजोर होते हुए भी अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। साथ नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कैरियर विल के प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, इसी बीच में एक हमारे पास न्यूज आती है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि हमारे देश में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें अप्रोक्स अगर हम देखें तो 24,000 करोड़ रुपीज का विड्रॉल हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को समझने की जरूरत है कि ये एफपीआई जिसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं या फिर एफडीआई जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और क्या ऐसे रीजंस हैं जिनके वजह से हमारे देश के अंदर जो विदेशी लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं वो विड्रॉल करके ले जा रहे हैं, जो कि अभी हमारे देश की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे होने चाहिए कि लोगों को, फॉरेनर्स को आके हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। बिसाइड हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश से विड्रॉल किया जा रहा है। तो आइए इसी एक बेहतरीन न्यूज के साथ हम इस चीज को समझते हैं कि क्या है ये न्यूज और एक एक रीजंस को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एफपीआई या एफडीआई या फिर एफआईआई, ये क्या मतलब है इन तीनों टर्म्स का। ये इकोनॉमिक्स के कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं। देखिए, अगर हम बात करें एफपीआई, अगर हम बात करते हैं एफपीआई, एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का देखिए सिंपल मतलब ये होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक यूएसए के अंदर एक कंपनी है, वो है एक्स लिमिटेड। कोई एक कंपनी है यूएसए के अंदर, वो है एक्स लिमिटेड। अब यूएसए की जिसकी कंपनी एक्स लिमिटेड है उसका ऑनर है मान लीजिए एक्स, ठीक। अब एक हमारा भारत देश इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनी है, मान लेते हैं वाई जेड ए बी, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, अलग अलग कंपनी है। इसमें ये यूएसए की कंपनी क्या करना चाह रही है, इनके स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। किनके स्टॉक्स में? ये जो बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, इनके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, निवेश करना चाह रही हैं। तो जब कोई भी फॉरनर या भी कोई भी देश किसी दूसरे देश के स्टॉक्स में, इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है या फिर अगर हम कहें बॉन्ड्स में, कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में जब इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर हम ये कहें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। होप सो आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। कोई भी विदेशी या विदेशी कंपनी जब भी हमारे कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में उनके स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ। अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है साथियों, जब कोई भी कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी हमारे देश के फिजिकल चीजों में इन्वेस्ट करता है, मतलब पूरी की पूरी नई कंपनी ओपन कर दे या फिर कोई पूरी कंपनी खरीद ले या फिर अपना एक नया ब्रांच ओपन कर दे या कोई सब्सिडरी कंपनी ही एक अपना ओपन कर दे, ठीक। तो इस वजह से जब आपका कोई भी फॉरेन कंपनी या फिर फॉरेन जो भी लोग हैं या फिर कोई भी विदेशी लोग हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं इस तरीके से, मतलब फिजिकल चीजों में, फिजिकली, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे समझना एक चीज ये है कि एफपीआई और एफडीआई में और बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर हम देखें एफपीआई जो किया जाता है आपके फॉरेनर्स के द्वारा, उनका मेन रीजन ये होता है कि भाई जब भी स्टॉक मार्केट उठेगा इस देश का तो हम पैसा लगाएंगे। समझ में आई बात? जैसे हमारे भारत देश का स्टॉक मार्केट जब जब उठेगा तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब फॉरेनर्स हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, हमारे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और जब उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो वो जैसे ही प्रॉफिट मिला
वो अपना सिक्योरिटीज को सेल किए और अपने देश में अपना पैसा वापस लेके चले गए। ठीक, तो इसका इसीलिए हम लोग कहते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी रहती है, यहाँ पे प्राइस में काफी हैवी तरीके से चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। अब यहाँ पे देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसमें नई कंपनी, नई ब्रांचेस, नई सब्सिडरी ब्रांचेस ओपन किए जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा स्टेबलाइज ज्यादा देखने को मिलता है। इतना जल्दी निकालना या इतना जल्दी लगाना दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसमें थोड़ा सा अगर हम स्टेबिलिटी देखें ज्यादा है एफडीआई में, और एफपीआई में देखें तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि जैसे प्रॉफिट हुआ फॉरनर चले जाते हैं अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेके। तो ये हुआ क्या, अगर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए होंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में पैसे लगाए होंगे, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि लास्ट अक्टूबर 2024 से जो आपका म्यूचुअल फंड है काफी डाउन जा रहा है। आपने नोटिस किया होगा जो स्टॉक मार्केट है एकदम पूरी तरीके से क्रैश हो जा रहा है, डाउन जा रहा है, और सबको इस बात की उम्मीद है कि कब ये मार्केट बढ़ेगा, कब मार्केट में तेजी आएगी और हमारा जो पैसा है वो रिवाइव हो पाएगा, जिससे हम और ज्यादा कमाई कर पाए। बट ये हो नहीं रहा है, बल्कि और दिन पर दिन डाउन चलता जा रहा है। देखिए कारण तो इसके बहुत कुछ बताए जा रहे हैं, कोई कह रहा है टैक्स का कारण है, कोई कह रहा है हमारी जो आईएनआर है वो डाउनफॉल जा रही है, और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए सबसे बड़ा जो रीजन है, अगर मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूं, तो आप सभी लोग देख सकते हैं सबसे बड़ा रीजन है क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ वीक अर्निंग सीजन। अभी थोड़ा सा आप सभी को पता है ये बजट वाला सीजन है, इसमें वैसे भी थोड़ी सी मार्केट में कमजोरी होती है, मार्केट डाउन रहता है। दूसरा अगर देखें स्टडी राइज इन द यूएस डॉलर। अब एक बात बताइए, अगर हमारा डॉलर इंक्रीज होगा, ठीक, अगर हमारा डॉलर इंक्रीज होगा तो जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो डाउन होगी। जब हमारे करेंसी की वैल्यू डाउन होगी तो भाई कोई क्यों ही इन्वेस्ट करेगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से इसको समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक एक्स पर्सन है, ठीक है, एक्स पर्सन है जो कि यूएसए का रेजिडेंट है। कहां का रेजिडेंट है, यूएसए का। इस व्यक्ति ने सोचा कि हम इसको, अपने पैसे को इसने सोचा कि इंडियन कंपनी में लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, इंडियन के स्टॉक्स में लगाते हैं। अब होता क्या है, इंडियन स्टॉक में जब इसने सोचा लगाने के लिए, अब इस टाइम पे हम ये मान के चलते ये $1 लगाना चाहता है। कितना डॉलर लगाना चाहता है, ये $1 लगाना चाहता है। अब ये $1 लगाना चाहता है, तो इस समय मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर पिछले साल की कीमत देखें अपने डॉलर की, अप्रोक्स 84 रुपीज थी। कितनी रुपीज थी, 84 रुपीज थी। अब जब ये 84 रुपीज यहाँ पे लगाएगा, मतलब इन्वेस्ट करेगा, तो इसको कुछ रिटर्न मिला, ठीक है, मान लेते हैं इसको 10% या 20% इसको रिटर्न मिला, ठीक है। जैसे ही इसको इंडिया के स्टॉक्स में से इसको रिटर्न मिलेगा, तो अब ये क्या कोशिश करेगा, मान लेते हैं इस पे प्लस 10% का इसको रिटर्न मिला, जिसको अप्रोक्स हम कह सकते हैं 8.4 अप्रोक्स 92 रुपीज, ठीक, 92 रुपीज इसके पैसे बन गए। इसने लगाए कितने, 84, और इसके 92 रुपीज बन गए। अब क्या ये 92 रुपीज लेके जा सकता है, जी नहीं। अब इस पे क्या करेगी, जो गवर्नमेंट है उस पे लगाएगी टैक्स। गवर्नमेंट क्या लगाएगी, इस पे टैक्स लगाएगी। कौन सा टैक्स लगाएगी, एलटीसीजी। आप सभी को पता होगा एलटीसी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, आपने सुना होगा। मान लीजिए इस पे 12.5% का टैक्स लगा दी। क्यों हमने 12.5% लिया है, क्योंकि अप्रोक्स अभी जो एलटीसीजी का रेट है वो यही है, 12.5% है। अब जैसे ही इस पर टैक्स लगाया जाएगा तो इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू इस पर और कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक आइडिया लेके चलते हैं, इसकी वैल्यू 91 रुपीज बची, ठीक है, इसने 84 रुपीज लगाए यहाँ पे, ठीक है, इसको रिटर्न मिला तो टोटल 92 रुपीज बन गए इसके। उसमें गवर्नमेंट ने 12.5% टैक्स लिया, तो अब इसकी वैल्यू जो हो गई वो 91 रुपीज हो गई। मतलब ये जो यूएसए का बंदा है, अगर ये पैसा निकालेगा तो इसको 91 रुपीज मिल जाएंगे। अब यहीं पे ध्यान से समझिएगा, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो अभी $1 इक्वल्स टू 84 रुपीज है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे अगर हमारी करेंसी की वैल्यू और भी डाउन हो जाए, और भी डाउन हो जाए, अब डाउन होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो मैंने यहाँ पैसा लगाया था 84 रुपए, 84 रुपीज दिए थे, अब यहाँ से जो मैं रिटर्न ले जाऊंगा, तो अब मान लीजिए डॉलर, हमारी करेंसी की वैल्यू
मतलब क्या बोलते हैं, घट गई। करेंसी की वैल्यू घटने का मतलब क्या है कि अब ये जो डॉलर की वैल्यू हो गई, मान लीजिए 88 रुपीज हो गई। कितनी रुपीज हो गई? 88 रुपीज हो गई $1 की वैल्यू। तो कहीं ना कहीं अब ये जो रुपए लेके जाएगा अप्रोक्स इसके हिसाब से ले जाएगा, मतलब इसको जो रिटर्न दिया जाएगा वो 88 के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब इसको जो पैसा वापस जाएगा वो 88 रुपीज अप्रोक्स लेके जाएगा। मतलब प्रॉफिट को अगर थोड़ा सा जोड़ दे तो अप्रोक्स देखेंगे तो 4% अप्रोक्स इसको प्रॉफिट रिटर्न मिला। अब देखो इसने रिटर्न दिया कितना, कितना रिटर्न के सोच के हिसाब से इसने लगाया था 10% के हिसाब से। एक्चुअल में इसको रिटर्न कितने का मिला? 4%। तो कहीं ना कहीं जो आईएनआर है, हमारे देश की करेंसी जितना डाउनफॉल होगी उससे कहीं ना कहीं जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या एफपीआई है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और लोग ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे, सोचेंगे भाई जब इतना वोलेटिलिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब पैसा इतना कम से कम मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम अपने देशों में लगा दें, या फिर हम अपने देशों में लगे ऐसे देशों में लगा दें जहां पे अच्छा खासा स्टॉक देखने को मिल रहा है, जहां पे अच्छा खासा हमें रिटर्न मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो ये रहा कि देखो हमारा जो अक्टूबर से म्यूचुअल फंड गिर रहा है, इसमें क्या है, जो चाइना है, ध्यान से समझिएगा। अब यहां से हमारे एफपीआई कम क्यों होता है, दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहां पे है कि अराउंड अगर आप अक्टूबर नवंबर के टाइम में देखेंगे तो जो हमारे विदेशी जो चाइना है, चाइना ने क्या किया था, अप्रोक्स अगर हम देखें जो संघी स्टॉक एक्सचेंज है चाइना का, वो काफी तेजी से इंक्रीज होता है अक्टूबर टाइम पे। जब हमारा डाउन होता है तो उनका तेजी से इंक्रीज होता है। इसके पीछे कारण जानते हैं क्या है? इसके पीछे जो मेन कारण ये है कि चाइना खुद से ही ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब ज्यादा से ज्यादा जब मार्केट में इन्वेस्ट करेगा चाइना, तो उसका स्टॉक एक्सचेंज बढ़ेगा। अब जैसे ही उसका स्टॉक एक्सचेंज बढ़ेगा, तो विदेशी जो है, जो विदेशी लोग हैं, वो क्या सोचेंगे कि यार चाइना का मार्केट तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो क्यों ना ही हम भारत देश में पैसा क्यों लगाएं, भारत देश से पैसा निकालें और चाइना मार्केट में लगा दें यार। ऑब्वियस बात है, कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि भाई जब चाइना का मार्केट इतनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है तो हम भारत देश में क्यों पैसा लगाएं, निकाल के हम चाइना के मार्केट में लगा देते हैं। तो उस समय क्या हुआ, इसीलिए एफपीआई काफी ज्यादा से कम हुआ और चाइना का उस समय देखेंगे तो काफी ज्यादा वो चीज बढ़ा, स्टॉक मार्केट काफी तेजी से इंक्रीज हुआ। क्लियर है? तो ये एक सबसे बड़ा रीजन रहा कि डॉलर जो राइज हो रहा है। दूसरा क्या है, कंसर्न ओवर टैरिफ वॉर ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप। अब ध्यान से समझिए, आप सभी को पता है कभी रेसिप्रोकल वॉर चल रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ चल रहा है, यूनिफॉर्म टैरिफ चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं कि भैया देखो आपने हमें चाय नहीं पिलाया है, इस वजह से अब आप के ऊपर या उन देशों के ऊपर अब हम उतना ही टैक्स लगाएंगे जितना वो हमारे ऊपर लगाते हैं। अगर आप 25% लगाओगे तो हम भी 25% लगाएंगे, आप 30% लगाओगे तो हम भी 30% लगाएंगे। ये इनकी बीच की लड़ाई चल रही है। तो इस वजह से भी अब क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, एक्चुअल देखिए समझिए। अब हमारे सामानों पे अगर वो टैक्स लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा, मतलब अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो हमारी जो चीजें वो महंगी हो जाएंगी, हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। और जब हमारे प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। मार्केट मतलब फॉरेन कंट्रीज में जो डिमांड है, या अमेरिका में कहें, अमेरिका में डिमांड कम हो जाएगी, जिससे हमारा एक्सपोर्ट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारे देश की जीडीपी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या है, महंगाई, हाई इन्फ्लेशन। हमारी चीजें वैसे ही यहाँ टैरिफ की बात हो रही और हमारे देश में वैसे ही महंगाई इस स्तर पे है कि हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये कुछ रीजन है जिससे लोग सोच रहे हैं कि यार इतना महंगे मार्केट में पैसा क्यों लगाना, इससे अच्छा पैसा निकाल लेते हैं। अडानी जी का अभी जस्ट वो जो न्यूज आपने जिस चीज का मैं बता रहा हूँ, अडानी ने खुद कहा है इस बात का कि 58,000 करोड़ रुपीज तो हमने सिर्फ टैक्स भर दिया। ठीक है, इस साल। पिछले साल अगर हम देखें तो अप्रोक्स 46,000 करोड़ रुपए टैक्स हमने भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ही यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अपने स्टॉक मार्केट से, जिसकी वजह से डाउनफॉल जा रहा है। नाउ अब हम पढ़ते हैं क्या ऐसे कारण हैं जिससे हमारा जो एफडीआई ग्रोथ है वो डाउन जा रहा है। अभी एफपीआई की बात कर रहे थे, अब हमारा जो एफडीआई ग्रोथ है वो डाउन जा रहा है। देखिए एक चीज समझने की बहुत जरूरत है। अगर आप सभी को ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ दिख रहा होगा, तो आप इसमें ये देख पा रहे होंगे 2012 से लेकर 2025 के बीच में ऑन एन एवरेज ये एफडीआई रहा है आपके सामने। अगर हम देखें 2021 में थोड़ा सा हाईएस्ट लेवल पर आपका एफडीआई हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम ये दिखाते हैं
हमारे देश के अंदर अगर इस 2024 में देखें तो अप्रोक्स 42 बिलियन डॉलर का एफडीआई हुआ। हम सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यह हम गलत करते हैं। हम बताते हैं कि हमारे देश के अंदर इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, हम ये गलत करते हैं। क्यों? क्या हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ आता ही है? क्या हम नहीं पे करते, सॉरी, हम क्या रिपेमेंट नहीं करते, या फिर क्या हम दूसरे कंट्रीज में पैसा नहीं लगाते? हम भी लगाते हैं। जैसे फॉरेनर्स अपना इन्वेस्टमेंट निकाल कर दूसरे देशों में या अपने देशों में लगाते हैं, हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपना पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से और निकाल कर उन देशों में लगा देते हैं जहां पे उनको हाई रिटर्न मिल रहा होता है। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं हम भी बाहर देशों में इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमें यहां पे ये सोचने की जरूरत है कितना आ रहा है हमारे पास, उससे कहीं ज्यादा हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि कितना जा रहा है हमारे देश से। दोनों को दोनों को आपस में कंपेयर करके तब हमने बोलना चाहिए कि हमारा नेट एफडीआई कितना है। ठीक है, हमारा नेट एफडीआई कितना है, इस चीज को हमें सोचने की जरूरत है। समझ में आ रही है बात? लास्ट 12 सालों में हमारा एफडीआई पूरी तरीके से श्रंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ एफडीआई की बात करते हैं, लेकिन हमें एफडीआई की नहीं, यहाँ पे नेट एफडीआई की बात करनी चाहिए। नेट एफडीआई मतलब समझ रहे हैं कि हमें इस बात के बारे में बात करना चाहिए कि एक्चुअल में अगर कोई बाहर के देश ने अगर 100 रुपए हमारे ऊपर लगाया है, तो हम भी तो बाहर के देशों में 80 रुपए लगा रहे हैं, तो एक्चुअल में तो हमें 20 रुपए ही हमारे देश में आया। हमारे ऊपर 100 रुपए थोड़ी ना आया। एक्चुअल में अगर बाहर के देशों से जो आया रुपए, वो कितना आया? 20 ही रुपए तो आया। तो हमें इसके बारे में सोचना है कि नेट एफडीआई कितना है। ठीक, तो ये कुछ मेन आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहा आपके एफडीआई का लास्ट 12 ईयर्स में। अब अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन से मेन रीजंस हैं जिसके वजह से आपका एफडीआई डाउन हो रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन है वी आर नॉट क्रिएटिंग कंपनीज विच अट्रैक्ट द इन्वेस्टर। हम ऐसे कुछ इनोवेटिव कंपनी लेके ही नहीं आ रहे हैं अपने देश के अंदर जिससे बाहर के देश लोग अट्रैक्ट हो हमारे देशों के स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए, या फिर हमारे देश की कंपनी में पैसा लगाने के लिए, एफडीआई करने के लिए। हम ऐसे कुछ नई कंपनी इन्वेंट ही नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे नई कंपनी बना ही नहीं रहे हैं, ऐसे कुछ चीजें क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएटिव होने की जरूरत है जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ये इस बात के लिए इंटरेस्ट दिखाएं कि हमें इंडिया में पैसा लगाना चाहिए। दूसरा क्या है, हम कहीं ना कहीं जो विदेशी लोग हैं वो इस बात को सोच ही नहीं पा रहे कि हमारे पास क्या ऐसे रीजंस हैं जिन वजह से मैं भारत देश के अंदर पैसा लगाऊं। फॉरेन कंट्री किस बात के लिए सोचे कि डेमोग्राफिक बहुत अच्छा है, क्या सिर्फ डेमोग्राफिक की वजह से आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा? भाई चाइना का भी डेमोग्राफिक बहुत अच्छा खासा है, तो क्यों चाइना में क्यों नहीं लगा लेगा वो? तो उस चीज को हमें मजबूर करना पड़ेगा, मतलब इंडिया को मजबूर करना पड़ेगा कि फॉरेनर्स या विदेशी लोग सोचें, इस बात पे मजबूर हो कि हमें इंडिया पे पैसा क्यों लगाना चाहिए। हमें ऐसे कुछ ऑप्शंस क्रिएट करने होंगे जिससे वो अट्रैक्ट हो हमारे देश के अंदर पैसा लगाने के लिए। हमारे देश के अंदर जो लेबर लॉज है इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं जिससे मतलब लेबर को सैलरी देना, बहुत सारी चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिसके वजह से हमारे देश के अंदर लोग सोचते हैं कि पैसा क्यों लगाना चाहिए। हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें लैंड एक्विजिशन, इतना बड़े प्रॉपर्टी पे इतने सारे, एक ही प्रॉपर्टी पे 10-10 लोगों का नाम होता है, तो उसकी लड़ाई अलग चल रही होती है। तो कहीं ना कहीं वो सेफ्टी ऑप्शंस नहीं देख पाते, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सेफ्टी ऑप्शन नहीं देख पाते हमारे देश के अंदर पैसा लगाने के लिए, इस वजह से भी वो पैसा नहीं लगाते फिर। तो ये कुछ मेन रीजंस रहे जिसके वजह से आपको देखने को मिला। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, इस ग्राफ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अराउंड 48.5 बिलियन डॉलर देखिए तो एफडीआई का इनफ्लो हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखिए कि आपके ही देश से 34.1 बिलियन डॉलर आपने खुद बाहर लगाया भी है। समझ रहे हैं? तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये आपके पास ग्रीन जो साइन है वो शो कर रहा है कि आपके पास आया कितना है, और रेड साइन शो कर रहा है कि आपके पास से गया कितना है। तो यहां से मेन जो है हमें सोचना चाहिए कि नेट एफडीआई कितना है, नॉट ओनली एफडीआई। हमें सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखकर खुश नहीं होना चाहिए, हमें ये भी देखकर खुश होना चाहिए कि नेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है। क्लियर? अगर हम बात करें, ये वाला चीज आपको मैंने टॉपिक समझा दिया है।
कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे हमारी जो इंडियन करेंसी है वो थोड़ा सा बढ़ सके, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ सके। अभी तो हम खुद ही इतने नुकसान में जा रहे हैं। अगर हमारा लास्ट ईयर देखे अप्रॉक्स 83 84 था, अभी 88 हो गया था, अभी घटकर 86 पॉइंट कुछ रह गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें परेशान कर रही है, हमारे मार्केट को परेशान कर रही हैं। जितना हमारा आईएनआर गिरेगा उतना हमें परेशानी हमारे लिए बढ़ेगी। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आप सभी लोग इस डाटा को देख सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनी शॉर्ट अप FY25। इस डाटा से आप समझ रहे हैं, हम तो अभी सिर्फ एफडीआई की और एफपीआई की बात कर रहे थे। हमें ये भी सोचना पड़ेगा क्या हमारे देश के लोगों का क्या हाल है। हमारे देश के लोग कितना ऐसा कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर पैसा लगा रहे हैं। भाई एफडीआई एफपीआई तो छोड़ो, हमारे देश के खुद ही इतने इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपना पैसा हमारे देश से निकालकर किसी और देशों में लगा रहे हैं। मतलब हम खुद एफडीआई ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों में कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हम अपने देश का पैसा, जब हमें अपने ही देश के स्टॉक पे उतना भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो हम दूसरे लोग क्यों हमारे देश के स्टॉक पे भरोसा करेंगे। तो हमें ऐसी चीजें क्रिएट करनी होंगी। मार्केट में उनको उतना हाई रिटर्न नहीं मिल पा रहा है हमारे इन्वेस्टर्स को, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करें भाई इंडिया में पैसा क्यों लगाना, हमें वहां से विड्रॉल करके हम बाहर देशों में लगा दे रहे हैं। आप अगर हम बात करें दुबई की, आप समझिए दुबई में लोग इतना ज्यादा लोग पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों? उसने इस बात के लिए अट्रैक्ट किया कि आइए भैया हमारे देश के अंदर रियल एस्टेट का आपको अच्छा खासा ऑप्शन मिलेगा। दुबई की अगर बात करें तो दुबई किस चीज को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करता है? ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं दुबई को अट्रैक्टिव मैनर में देखते हैं अकॉर्डिंग टू द रियल एस्टेट। देखते हैं भाई रियल एस्टेट बहुत अच्छा खासा दुबई में ग्रो कर रहा है, तो क्यों ना वहां पैसा लगाया जाए। तो हमें कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके आनी पड़ेगी, हमारे देश में ऐसे कुछ क्रिएटिव अट्रैक्टिव चीजें लेके आनी पड़ेंगी जिससे हमारा देश डेवलप कर सके। अगर आप देखें तो हमारे देश के अंदर अभी जो ट्रेंडिंग चीजें हैं, एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, अगर इन पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए, इनके डेवलपमेंट पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए, तो इससे हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। कर सकती कि नहीं कर सकती? आप समझिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों का, तो रोजगार बढ़ेगा, तो इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये चीजें भी हमें सोचना है। अगर बहुत रेयर ही शायद हमारे देश के अंदर कंपनी है जो इन चीजों पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत नॉर्मलाइज होके कर रही है। बहुत रेयर ऐसी कंपनी है जो इन रोबोटिक्स, एआई और इन पे काम कर रही हैं। वो चाइना, और अगर आपकी बात करें अमेरिका, इनको कितना पीछे छोड़ चुका है इन सब चीजों को देखते हुए। तो हमारा ऑलरेडी बेस बहुत कमजोर था। अब वो बेस को कमजोर होते हुए भी अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा साथियों। तो हमें यहाँ सोचने की जरूरत है कि हमें कुछ इन तीन चीजों पे बहुत इंपोर्टेंटली काम करना चाहिए। अगर हम देखें सबसे पहले सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहिए, एआई के ऊपर बहुत अच्छा खासा काम करना चाहिए, और साथ ही साथ हम देखें यहाँ पे रोबोटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। अगर ये चीजें का एक्सपोर्ट इन चीजों का एक्सपोर्ट अगर हमारे देश में बढ़ गया, आपकी जीडीपी बहुत अच्छा खासा ग्रो करेगी। अप्रोक्स हमारे देश की जीडीपी अगर 8 to 9% तक चली गई तो भी हमारे देश का काफी अच्छा ग्रो देखने को मिलेगा। तब देखिए आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हमारे देश के अंदर एफडीआई एफपीआई बढ़ता है। तो हमें इन चीजों पे काम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये तो हुआ मैन्युफैक्चरिंग की बात, साथ ही साथ हमें बात करना पड़ेगा सर्विसेज की। किसकी बात करनी पड़ेगी? सर्विसेज की। अगर हम लोग इस पे काम करें थोड़ा सा, जो एग्रेरियन इकोनॉमी हमारी देश है, अगर हम अपने एग्रेरियन जो ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है उनको कन्वर्ट किया जाए, मतलब फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको अगर कन्वर्ट कर दिया जाए नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज लाइक, उनको अगर सर्विसेज में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए, तो भी हमारे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। अगर हम देखें, हमें हमारे देश के, आप सभी लोगों को पता है, 3 ऐसी जो जगह है जहां जिनको हम आईटी हब के नाम से जानते हैं, चाहे फिर वो पुणे है, चाहे फिर वो बेंगलोर हो, चाहे फिर वो हैदराबाद हो। आप सभी को पता है ये तीनों ही स्टेट, अगर हम बात करें, ये तीनों ही शहर बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रही हैं आईटी सेक्टर में। तो हमें इन सेक्टर में इतना ज्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेके आनी चाहिए, पॉलिसीज लेके आना चाहिए इन सेक्टर को डेवलप करने के लिए, जिनसे सबसे ज्यादा
हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिलता है। अगर हम देखें अप्रोक्स बेंगलोर का, सिर्फ सिंगल बेंगलोर की बात करें तो 110 बिलियन डॉलर के करीब बेंगलोर का कंट्रीब्यूशन रहता है आपके खुद के जीडीपी में डेवलप करने के लिए। ये अप्रोक्स कर्नाटका स्टेट के जीडीपी के 87% के बराबर है। सिर्फ बेंगलोर सिटी का एक आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, समझिए ये अप्रोक्स पूरे कंप्लीट आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें, पूरे कंप्लीट आईटी सेक्टर में 34 to 40% अप्रोक्स कंट्रीब्यूशन रहता है इस बेंगलोर का। समझिए आपके पूरे आईटी सेक्टर में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन के लिए। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, जब हमें देखने को मिल रहा है कि भाई आईटी सेक्टर इतना तेजी तरीके से वर्क कर रहा है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, तो क्यों ना ही हमें इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इनके सर्विसेज सेक्टर को बढ़ाना चाहिए, आईटी सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बड़े बड़े एमएनसीज कंपनी इन्वॉल्व होती हैं और उनके लिए हम काम करते हैं और हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट हो पाती हैं बाहर मार्केट में, बाहर के देशों में, और वहां से अच्छा खासा डॉलर या फिर कहें यूरोज या फिर अच्छा खासा हमारे पास फॉरेन करेंसीज आती हैं हमारे देश में, जिससे हमारे देश को मजबूती मिलती है। तो हमें यहाँ सोचने की जरूरत है इस बात के लिए कि किस तरीके से हम अपने आईटी सेक्टर को डेवलप कर सकें, क्योंकि जितना आईटी सेक्टर डेवलप होगा उतना ही ज्यादा हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसीज भी आ पाएंगी, क्योंकि हम आईटी सेक्टर डेवलप करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं हम एमएनसीज कंपनी ज्यादा इसके अंदर आएंगे और हम उसमें अच्छा वर्क करेंगे, हमारे अंदर फॉरेन करेंसीज का डेवलपमेंट होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेगा। ठीक, कैसे हम इसको सही करते हैं, अभी हालांकि मैंने आपसे डिस्कस तो कर ही लिया है। तो हमें सही करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे रीजंस क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे हमारे देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। हमें कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से जीडीपी को ग्रो करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। जैसे आप सभी को पता है जीडीपी को ग्रो करने के लिए बहुत सारे रीजंस अभी लेके आया जा रहा है। आप सभी ने करंट अफेयर में मैंने आप सभी को पूरी चीजें बताई रखी है। इसके अंदर आरबीआई भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, इसके अंदर गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है। आरबीआई देख रहे हैं यहाँ पे आप सभी को अप्रोक्स 10 बिलियन डॉलर आप सभी को पता है इंजेक्ट कर रहा है आपकी इकोनॉमी में करेंसी स्वैप के थ्रू। गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने 12 लाख तक पूरी तरीके से टैक्स जो है उसको टैक्स बर्डन कम कर दिया है लोगों के ऊपर। अगर हम इसी चीज में देखें तो कहीं ना कहीं जो आरबीआई है, अभी आपने आज के ही चीजों में आपको करंट अफेयर में मैंने पढ़ा है कि ओएमओ के थ्रू 40,000 करोड़ रुपीज का सिक्योरिटीज को परचेज करने का वादा किया है, तो ऑप्शन लेके आया 20 फरवरी को। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे हमारी जीडीपी ग्रो कर सकती है। लोगों को अगर रोजगार हम दे सकें, लोगों की अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज कर सकते हैं, इनकम को बढ़ा सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, जिससे हमारी देश की इकोनॉमी काफी अच्छे से ग्रो कर सके। एक मार्केट डिमांडिंग इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। लोगों की डिमांड ही खत्म हो रही है, मतलब इतनी महंगाई ऊपर चली गई है, लोगों के पास पैसा है नहीं, रोजगार है नहीं, वो डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। आप सभी को जस्ट अभी मैंने उस दिन पहले दिन भी कवर किया था कि हमारे जीडीपी का क्या हाल हो रहा है। तो इस तरीके से जीडीपी को अगर एक्सेलरेट किया जाए, बढ़ाया जाए, तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी में काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स आके हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही के साथ अगर हम बात करें, अगर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर हम दे सकें मार्केट में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अभी जस्ट मैंने जो समझाया कि अगर हम कुछ आईटी सेक्टर्स, सर्विसेज सेक्टर में अच्छा डेवलपमेंट करें, तो कहीं ना कहीं मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखने को मिलेगा, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी की जीडीपी में बहुत अच्छा ग्रो देखने को मिलेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है इस बात को सोचने की हम किस तरीके से आईटी सेक्टर को डेवलप करें। ठीक, तो उम्मीद आशा करता हूं कि ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप सभी के साथ ऐसे ही सेशंस लेके आता रहूंगा मैं। डेली करंट अफेयर आप सभी की 8:30 पे क्लास हो रही है। अगर आप सभी को मैं अपनी क्लासेस की टाइमिंग बता दूं, तो डेली अगर करंट अफेयर से जुड़ना चाह रहे हैं तो 8:30 AM पर सुबह मॉर्निंग में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर की क्लास हो रही है, चाहे वो फिर बैंकिंग के लिए हो, एसएससी के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो, किसी भी तरीके की अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये जरूरी है। इसके बाद वन शॉट वीडियो डेली आ रहा है आप सभी के लिए, इन सब चीजों को देख सकते हैं। और हाँ, आप साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं इसके लिए
कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो फिर बैंकिंग का हो, किसी भी तरीके की अगर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं और अपने नॉलेज को आपके साथ में साझा कर सकूं। चलिए आज की सेशन में